ऐसे नायाब हीरे को निकाला देश के लिए, जिसको आप सब बड़े बड़े ही आदर के साथ उनका नाम लेते हैं और उनके नारे को सब बड़े ही प्रेम और बड़े ही आदर्श के साथ बोलते हैं। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के सामने जब भारत की जो कठिनाइयां होती हैं, वो भारत की उन कठिनाइयों का बड़े ही बखूबी ढंग से सामना करते हैं और भारत को उन समस्याओं से निकालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का कद जरूर छोटा था, लेकिन विचार बहुत बड़े थे। इंसान अपने विचार से महान होता है, इंसान अपने कद से महान नहीं होता। ये शास्त्री जी ने सबको साबित कर दिया। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप सबको पता है? क्योंकि इस समय हमने इसी दशक में हमने दो युद्ध लड़े और हमारे देश में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था। हमारे देश में इतना भी हम भोजन उत्पादित नहीं कर पा रहे थे कि हमारा राष्ट्र 2 वक्त की रोटी सही ढंग से खा पाए। इसीलिए इस दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। किस दशक को? 1960 के दशक को। ठीक है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा देश बिखरा नहीं, हमारा देश और मजबूत हुआ। हमने इन सभी समस्याओं का बड़े ही सूझबूझ ढंग से, बहुत ही सूझबूझ तरीके से इन सभी समस्याओं का हमने समाधान किया। हमने बहुत ही सूझबूझ से इन सभी समस्याओं का समाधान किया और अपने राष्ट्र को वो मजबूत हौसला प्रदान किया, जिससे आज भी हमारा राष्ट्र उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है जिस प्रकार से हमने उसे आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। नेहरू के बाद शास्त्री सुनिएगा। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। हमने इतनी बेहतरीन तरीके से नेहरू के उत्तराधिकारी का चयन कर दिया कि दुनिया देखती रह गई और हाथ मलती रह गई। कैसे इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से नेहरू का उत्तराधिकारी चुन लिया, कितनी आसानी से हमने चुन लिया। इस चीज को देखकर दुनिया अपने आप को ठगी सी महसूस करती रह गई। और हमने हीरा चुना था अपने लिए, अपने देश के लिए। उस व्यक्ति को चुना था जिसने हमें खाद्यान्न के संकट से निकाला, हमारे देश को पराजय से विजय का शिखर पहनाया। हमने उस व्यक्ति को चुना था, हमने शास्त्री को चुना था। हमने उस 5 फुट 4 इंच के व्यक्ति को चुना था जिसने भारत की छाती को 56 इंच छाती बना दिया था वास्तविक रूप में। हमने शास्त्री को चुना था और शास्त्री ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री करके नहीं गया है। ये जान आगे सुनो। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपनी आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। देख लो, वो नेता है। और आज के नेता कितनी भी बड़े राष्ट्र में कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, उनका अपने मंत्रालय से मुंह कभी खत्म नहीं होता। और यहां शास्त्री जी को देखो, एक रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उनके रहते हुए ये दुर्घटना हुई थी। उन्होंने इसके लिए किसको जिम्मेदार बनाया? अपने आप को, किसी कर्मचारी को या किसी को नहीं। और आज के नेता क्या है? सत्ता ना जाए, सब कुछ चला जाए, देश खत्म हो जाए, लेकिन सत्ता ना जाए, कुर्सी ना जाए नीचे से, बस हमारा आपसे पावर ना जाए, बस सब कुछ चला जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन कुर्सी नीचे से ना जाने पाए। समझ में बात? तो शास्त्री थे, ये वो थे जो अपने आदर्शों के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार थे। इतने सत्यनिष्ठ कि इन्होंने कभी भी अपनी पावर का दुरुपयोग तक नहीं किया। इतने सत्यनिष्ठ, समझ में आई बात? ये ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी अगर बेवजह सरकारी चीजों का उपयोग करते थे तो उसका भुगतान करते थे अपने पे, अपनी तनख्वाह में से। और आज के नेता कितना भी
करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का पैसा है, उड़ाओ, मौज करो। मौज करने के लिए नेता बने हम तो। समझ में की बात? वो कभी भी सरकारी चीजों का अपने निजी उपयोग में प्रयोग नहीं करते थे। अगर गलती से हो भी जाता था तो उसके लिए सरकार को भुगतान करते थे। ये बात है शास्त्री जी। आगे सुनो। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के अनेक दृढ़ संकल्प का पता चलता है। उन्होंने इस नारे को देकर देश में वो जोश पैदा कर दिया जिससे देश ने दोनों चुनौतियों का सामना किया। इन्हीं के शासनकाल में हरित क्रांति के लिए सारी रूपरेखा तैयार होती है और भारत हरित क्रांति करता है और अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने घर में उतना अनाज उत्पादित करने लगता है कि उसे फिर अमेरिका से खाद्यान्न के आयात की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये शास्त्री हैं और इन्हीं के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान को लथेड़ देता है, पाकिस्तान के लाहौर तक घुस जाता है और फिर प्रेम से वापस चला आता है। ये ऐसे नेता थे जो किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहते थे, न जानते थे, लेकिन अपनी जमीन पे अगर आ जाए बात तो दूसरे की छाती पर चढ़कर उसे उसकी औकात याद दिलाना भी जानते थे। ये शास्त्री थे। ये कौन थे? ये शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं ना, कद बड़ा नहीं विचार बड़ा होना चाहिए। और इनकी दृष्टि गरुड़ दृष्टि थी। इनकी दृष्टि कैसी थी? गरुड़ दृष्टि, जो भविष्य देखती थी। और उन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाए। आपके देश को श्वेत क्रांति जानते हो ना सारे, और श्वेत क्रांति भी इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इन्होंने जब देखा और इन्होंने उनको पूर्ण सहयोग प्रदान किया और इन्हीं के शासनकाल में भारत दूध के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकला। समझ में बात? आगे सुनो। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए वे ताशकंद गए थे। तब शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो जाती है और आज तक उनकी मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आज तक क्यों पता नहीं कैसे हुई है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है। सब कहते हैं हार्ट अटैक आया था, रिपोर्ट में आया था। अब मुझे नहीं पता, पर्सनली मुझे नहीं पता। सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई भी विचार वो सही संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। आगे सुनते हैं।